हेलो बच्चों। तो बच्चों अब जैसा कि हमने पिछले क्लास में डिस्कस किया था कि हमारा वेक्टर जो है वो खत्म हो गया, वेक्टर अलजेब्रा जो हम डिफाइन कर रहे थे वो खत्म हो गया है। तो आज हम लोग अब एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं। वो टॉपिक है हमारा मोशन इन अ प्लेन। चैप्टर का नाम भी है मोशन इन अ प्लेन और टॉपिक का नाम भी है मोशन इन अ प्लेन। कहने का मतलब कि अब हम लोग इस टॉपिक में सीखने जा रहे हैं किस तरीके से एक ऑब्जेक्ट अगर एक प्लेन में मूव कर रहा है, टू डायमेंशन में अगर ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, तब उसके मोशन को हम किस तरीके से डिस्क्राइब कर सकते हैं। तो आज का जो हमारा पहला टॉपिक है वो है पोजीशन एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। ठीक है, तो याद करिए हमने इस टॉपिक को थोड़ा सा, जब हम वेक्टर्स पढ़ रहे थे तो शुरुआत में हमने डिस्प्लेसमेंट एंड पोजीशन वेक्टर के बारे में हमने डिस्कस किया था। तो उसी तरीके से हम लोग करने जा रहे हैं कि कंसीडर करिए कि हमारे पास एक XY प्लेन है। ठीक है, ये आपका X एक्सिस है और ये आपका Y एक्सिस है और इस XY प्लेन में हमारे पास ये हमारा ओरिजिन है। ठीक है, और इस XY प्लेन में हमारे पास एक पॉइंट है P, जहां पर कि पार्टिकल हमारा इनिशियली, ऑब्जेक्ट हमारा इनिशियली प्रेजेंट है और P पॉइंट से जो ऑब्जेक्ट है ये इस पाथ के अलोंग मूव करते हुए, और कह रहे कि P पॉइंट से ये ऑब्जेक्ट आपका P डैश पॉइंट पे पहुंच जाता है। ठीक है, हम कंसीडर कर रहे हैं कि हमारे पास एक XY प्लेन है। इस टू डायमेंशनल फिगर में एक प्लेन में, XY प्लेन में एक ऑब्जेक्ट है जो कि इनिशियली t इज इक्वल्स टू 0 टाइम पे, t इज इक्वल्स टू 0 टाइम पर इस ऑब्जेक्ट का जो इनिशियल पोजीशन, इनिशियल पॉइंट जो है जहां पर कि ऑब्जेक्ट प्रेजेंट है वो हमारा P है। और उसके बाद फिर समय गुजरता है और t डैश टाइम पर जो ऑब्जेक्ट का फाइनल पॉइंट होता है, ऑब्जेक्ट का जो फाइनल पॉइंट है वो आपका P डैश है। अब हमें जानना है कि P पॉइंट का पोजीशन क्या है। ये जो P पॉइंट है, इस P पॉइंट का पोजीशन हम जानना चाहते हैं। अब कैसे जानेंगे भाई P पॉइंट के पोजीशन को? तो हमने सीखा था कि अगर एक टू डायमेंशनल फिगर में किसी भी एक पॉइंट के पोजीशन के बारे में अगर आपको इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप ओरिजिन से यानी रेफरेंस पॉइंट से उस पॉइंट तक एक वेक्टर ड्रॉ करते हैं। तो कोई भी ऐसा वेक्टर जो कि ओरिजिन से किसी एक पॉइंट तक ड्रॉ हो, उस वेक्टर को हम लोग पोजीशन वेक्टर कहते हैं। तो ओपी वेक्टर जो है वो आपका इनिशियल पोजीशन वेक्टर है। ये इनिशियल पॉइंट पी के पोजीशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसे हम लोग आर वेक्टर सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इनिशियली ऑब्जेक्ट पी पॉइंट पर था, इसलिए ओरिजिन से हमने पी पॉइंट तक एक पोजीशन वेक्टर ड्रॉ किया है, आर वेक्टर सिंबल से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। उसी तरीके से अब O पॉइंट से अगर हम फाइनल पोजीशन वेक्टर ड्रॉ करें तो P डैश पॉइंट तक हम एक पोजीशन वेक्टर ड्रॉ करेंगे, इसे हम लोग R डैश वेक्टर नाम दे रहे हैं। ठीक है, तो अब अगर आपको डिस्प्लेसमेंट वेक्टर चाहिए तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कैसे निकालते हैं हम लोग? जो इनिशियल पोजीशन वेक्टर है वहां से फाइनल पोजीशन वेक्टर तक जो हम एक वेक्टर ड्रॉ करते हैं, ये हमारा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होता है, इसे हम लोग डेल्टा आर वेक्टर कहते हैं। ये हमने स्टार्टिंग में डिस्कस किया था। हमने क्या डिस्कस किया था? हमने डिस्कस किया था कि कंसीडर करो कि हमारे पास एक XY प्लेन है और इस XY प्लेन में एक ऑब्जेक्ट है या एक पार्टिकल है जो कि इनिशियली P पॉइंट पर प्रेजेंट है और फिर इस पाथ के अलोंग मूव करते हुए 0 टाइम पर ये P पॉइंट पर था और फिर T डैश टाइम गुजरने के बाद ये P डैश पॉइंट पर पहुंच जाता है। तो अगर आपको डिस्प्लेसमेंट चाहिए तो जाहिर सी बात है इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन ही हमें पता होना चाहिए। तो इसीलिए इनिशियल पॉइंट पर क्या पोजीशन है, उस पोजीशन को जानने के लिए हमने एक पोजीशन वेक्टर ड्रॉ किया है P पॉइंट पर। कैसे पोजीशन वेक्टर ड्रॉ करते हैं? जो O पॉइंट है, ओरिजिन है, वहां से एक वेक्टर हम P पॉइंट तक ड्रॉ किया, ये हमारा इनिशियल पोजीशन वेक्टर है, इसे हम R वेक्टर सिंबल से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और वैसे फाइनल पॉइंट हमारा P डैश है, ओरिजिन से हमने यहां तक एक पोजीशन वेक्टर ड्रॉ किया, इसे हम लोग R डैश वेक्टर कह रहे हैं। ठीक है, तो
जो हमारा इनिशियल पोजीशन वेक्टर है, इनिशियल पोजीशन वेक्टर जो हमारा है, ये हमारा क्या है, आर वेक्टर। और जो फाइनल पोजीशन वेक्टर, व्हाट इज दिस फाइनल पोजीशन वेक्टर, ये फाइनल पोजीशन वेक्टर हमारा आर डैश वेक्टर है। क्लियर है? तो आपके पास इनिशियल पोजीशन वेक्टर है, फाइनल पोजीशन वेक्टर है। तो हमने सीखा था कि हम डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को कैसे कैलकुलेट करते हैं। कैसे कैलकुलेट करते हैं बच्चों डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर जिसे मैं डेल्टा आर वेक्टर से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, ये हमारा इनिशियल पोजीशन वेक्टर से फाइनल पोजीशन वेक्टर के बीच में एक वेक्टर होता है। और ये जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हमारा है, ये आपका हो जाएगा इक्वल्स टू फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर, है ना? इसे हम इक्वेशन नंबर 1 कहते हैं। अब एक चीज नोटिस कीजिए, अगर ये इनिशियल पोजीशन वेक्टर की हम बात करें तो इनिशियल पोजीशन वेक्टर के कंपोनेंट्स को हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं ना। या करें, हमने सीखा था रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर में कि कोई भी एक वेक्टर अगर हमें एक प्लेन में दिया गया है, तब उस वेक्टर को हम कोऑर्डिनेट एक्सिस के अलोंग जो वेक्टर्स होते हैं, यानी कोऑर्डिनेट एक्सिस यानी एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के अलोंग जो इस वेक्टर के कंपोनेंट्स हैं, उन कंपोनेंट्स के फॉर्म में हम इन्हें रिजॉल्व कर सकते हैं। तो मैं रिजॉल्व करना चाहता हूं इनिशियल पोजीशन वेक्टर और फाइनल पोजीशन वेक्टर को कोऑर्डिनेट वेक्टर के टर्म्स में, ठीक, कोऑर्डिनेट एक्सिस के अलोंग जो वेक्टर है उसके टर्म में। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, वेक्टर का जो पोजीशन वेक्टर का जो हेड है, वहां से हमें एक परपेंडिकुलर एक्स एक्सिस पे और यहां से हमें एक परपेंडिकुलर वाई एक्सिस पे ड्रॉ करना होगा, है ना। ये सपोज करें कि जो आपका इनिशियल पोजीशन वेक्टर है, इसका एक्स कंपोनेंट सपोज करें कि ये हमारा है x1 i कैप, और जो फाइनल पोजीशन वेक्टर है, सॉरी इनिशियल पोजीशन वेक्टर y कंपोनेंट के अलोंग, ये हमारा है y1 j कैप, है ना, ठीक है। और उसी तरीके से जो फाइनल पोजीशन वेक्टर है, यहां से भी एक परपेंडिकुलर हम लोग ड्रॉप करते हैं एक्स एक्सिस पे, और यहां से एक परपेंडिकुलर हम लोग ड्रॉप करते हैं वाई एक्सिस पे। क्लियर है? तो एक्स एक्सिस पर जो इसका इनिशियल पोजीशन वेक्टर है वो आपका है x2 i कैप, ठीक है, और वाई एक्सिस पर y2 j कैप। ऑलराइट बच्चों, तो इसीलिए आप क्या कह सकते हैं कि जो आर वेक्टर आपका है, आर वेक्टर जो आपका है, इस आर वेक्टर को आपने लिखा है एज, कैसे लिख सकते हैं, x1 i कैप प्लस y1 j कैप, ये हमने सीखा था, x1 i कैप प्लस y1 j कैप। और उसी तरीके से r डैश वेक्टर जो हमारा है, उसे हम लिख सकते हैं एज x2 i कैप प्लस y2 j कैप। और अब अगर हमें इन्हें सब्ट्रैक्ट करना है तो हम इसका साइन चेंज कर देते हैं, सबका साइन हमें चेंज करना पड़ेगा। तो हमें क्या मिल रहा है, लेफ्ट हैंड साइड पर मिल रहा है, अच्छा साइन ऐसे नहीं चेंज करेंगे, एक्चुअली हमें r डैश वेक्टर माइनस r वेक्टर चाहिए, तो हम लोग लिख लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। अब हमें क्या चाहिए, यहाँ पे हमें चाहिए r डैश वेक्टर माइनस r वेक्टर। तो r डैश वेक्टर माइनस r वेक्टर क्या होगा, पहले आप r डैश वेक्टर लिखिए, x2 i कैप प्लस y2 j कैप माइनस x1 i कैप प्लस y1 j कैप, होगा ना। और ये r डैश वेक्टर माइनस r वेक्टर क्या है, डेल्टा r वेक्टर, यानी कि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है। ये क्या हो जाएगा, i कैप वाले टर्म्स को अगर एक साथ लिखें तो ये हमारा हो जाएगा x2 i कैप और माइनस x1 i कैप, उसके बाद फिर प्लस ये हो जाएगा y2 j कैप, और फिर माइनस इंटू प्लस माइनस y1 j कैप। और यहां से हम लिख सकते हैं इसे इक्वल्स टू x2 माइनस x1 i कैप प्लस y2 माइनस y1 j कैप। इसे मैंने कह दिया आपको डेल्टा r वेक्टर, ठीक है। और इस डेल्टा r वेक्टर को अब मैं किस तरीके से लिख रहा हूं, इसे मैं लिख रहा हूं x2 माइनस x1 को मैं लिख रहा हूं डेल्टा x,
डेल्टा एक्स आई कैप प्लस y2 माइनस y1 को मैं लिख रहा हूं डेल्टा y, यानी डेल्टा y जे कैप। यहां पर जो डेल्टा x है बच्चों वो आपका x2 माइनस x1 के बराबर है, और जो डेल्टा y है वो आपका y2 माइनस y1 के बराबर है। ठीक है, अब एक चीज समझिए, ये आपका निकल कर क्या आया है, जरा आप इसको समझने की कोशिश कीजिए। बड़ा खूबसूरत है ये इक्वेशन। x2 माइनस x1 क्या है ये जरा हम समझते हैं। देखिए, जब हमारा पार्टिकल इनिशियली p पॉइंट पर था तब इसका जो x कंपोनेंट था वो x1 है, और जब पार्टिकल p पॉइंट से मूव करके p डैश पॉइंट पर जाता है फाइनल पॉइंट, तब इसका x कंपोनेंट है x2। ठीक है, यानी इनिशियल पोजीशन का जो x कंपोनेंट है वो x1 है, और फाइनल पोजीशन का x कंपोनेंट है x2। तो आप कह सकते हैं कि x एक्सिस के अलोंग ऑब्जेक्ट का जो फाइनल प्रोजेक्शन है, कंपोनेंट है वो x2 है, और इनिशियल कंपोनेंट है x1। तो x2 माइनस x1 क्या है, x एक्सिस के अलोंग ऑब्जेक्ट का फाइनल पोजीशन माइनस ऑब्जेक्ट का इनिशियल पोजीशन। और y2 माइनस y1 वैसे ही क्या है, y2 हमारा y एक्सिस के अलोंग फाइनल पोजीशन है, और y1 y एक्सिस के अलोंग इनिशियल पोजीशन। तो y2 माइनस y1 हो गया y एक्सिस के अलोंग फाइनल पोजीशन माइनस y एक्सिस के अलोंग इनिशियल पोजीशन। तो फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन x एक्सिस के अलोंग क्या है, डेल्टा x आपका x एक्सिस के अलोंग जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है उसको रिप्रेजेंट कर रहा है, और डेल्टा y y एक्सिस के अलोंग जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। तो डेल्टा r वेक्टर को हमने लिखा है एज डेल्टा x i कैप प्लस डेल्टा y j कैप। यानी आप एक तरीके से देखिए तो टू डायमेंशन में जो डिस्प्लेसमेंट है उसे हमने किस तरीके से लिखा है, पहले वाले एक्सिस के अलोंग डिस्प्लेसमेंट प्लस दूसरे वाले एक्सिस के अलोंग डिस्प्लेसमेंट। अब जो पहला वाला एक्सिस के अलोंग डिस्प्लेसमेंट है वो दूसरे वाले एक्सिस के इंडिपेंडेंट है, यानी डेल्टा एक्स जो है वो सिर्फ और सिर्फ एक्स एक्सिस के अलोंग जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है उसके ऊपर डिपेंड करता है, और डेल्टा वाई जो है वो सिर्फ और सिर्फ वाई एक्सिस के अलोंग जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है उस पर डिपेंड करता है। यानी डेल्टा एक्स जो x एक्सिस के अलोंग डिस्प्लेसमेंट है वो y एक्सिस के इंडिपेंडेंट है, और डेल्टा y जो y एक्सिस के अलोंग डिस्प्लेसमेंट है वो x एक्सिस के डिस्प्लेसमेंट के इंडिपेंडेंट है। तो आप कह सकते हैं कि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर अलोंग टू डायमेंशन can be written as displacement along individual axis where each axis have displacement completely independent of each other। कह रहे हैं क्या मतलब है कि जो आपने डिस्प्लेसमेंट वेक्टर लिखा है टू डायमेंशन के अलोंग उसको आप लिख सकते हो एज डिस्प्लेसमेंट अलोंग इंडिविजुअल एक्सिस, यानी ये इंडिविजुअल एक्सिस है और ये इंडिविजुअल एक्सिस है, उसके सम के फॉर्म में लिख सकते हो, जहां डिस्प्लेसमेंट जो है हर एक एक्सिस के अलोंग वो कंप्लीटली इंडिपेंडेंट है एक दूसरे के, यानी y एक्सिस वाला डिस्प्लेसमेंट x एक्सिस के इंडिपेंडेंट है, x एक्सिस वाला डिस्प्लेसमेंट y एक्सिस के इंडिपेंडेंट है। अच्छा, अगर सिर्फ एक ही डायमेंशन होता, यानी सिर्फ सपोज कर x एक्सिस होता, तब y एक्सिस का डिस्प्लेसमेंट नहीं होता, तब सिर्फ आप डेल्टा x i कैप लिखते, जहां डेल्टा x मैग्नीट्यूड बता रहा है x एक्सिस के अलोंग डिस्प्लेसमेंट का, और i कैप जो है वो डायरेक्शन बता रहा है। ठीक है, उसी तरीके से अगर थ्री डायमेंशन हमारा होता तो यहां से आप देखकर बता सकते हो
कि डिस्प्लेसमेंट हम किस तरीके से लिखते हैं। 3 डायमेंशन के अलोंग जो हमारा डिस्प्लेसमेंट है वो क्या होना चाहिए, देखिए 1 डायमेंशन था तब डेल्टा एक्स आई कैप होता, सिर्फ 2 डायमेंशन हुआ तो y एक्सिस भी जुड़ गया, इसलिए y एक्सिस के अलोंग भी डिस्प्लेसमेंट देख रहे हैं, और 3 डायमेंशन होता तो तीसरा एक्सिस भी जुड़ जाता तो तीसरे एक्सिस के अलोंग डिस्प्लेसमेंट भी लिखते। क्लियर है बात। तो हमने किया क्या है, हमने कंसीडर किया कि एक प्लेन है जिसमें एक पार्टिकल p पॉइंट से p डैश पॉइंट पे मूव करता है, तो p पॉइंट का इनिशियल पोजीशन वेक्टर और p डैश पॉइंट का फाइनल पोजीशन वेक्टर हमने ड्रॉ किया, और उसके बाद फिर जो इनिशियल पोजीशन वेक्टर है उसका x कंपोनेंट और y कंपोनेंट और फाइनल पोजीशन वेक्टर का x कंपोनेंट और y कंपोनेंट हमने प्रोजेक्शन लेकर फाइंड आउट कर लिया। फिर आपका जो इनिशियल पोजीशन वेक्टर है उसे लिख दिया x1 i कैप प्लस y1 j कैप, जो हमने वेक्टर में सीखा था, और वैसे ही फाइनल पोजीशन वेक्टर को लिखा x2 i कैप प्लस y2 j कैप, और फिर जो डिस्प्लेसमेंट वाला फॉर्मूला था उसमें हमने पुट किया, और पुट करके i कैप वाले को एक साथ और j कैप वाले को एक साथ लिखा, तो हमने देखा कि i कैप के अलोंग यानी x एक्सिस के अलोंग जो डिस्प्लेसमेंट है वो प्लस y एक्सिस के अलोंग जो डिस्प्लेसमेंट है वो, दोनों को जब हम वेक्टोरियली ऐड कर रहे हैं ट्रायंगल लॉ से, तब ये हमारा डिस्प्लेसमेंट निकल कर आ रहा है। ठीक है, एक प्लेन में, यानी कि जो एक प्लेन में यानी 2 डायमेंशन में जो डिस्प्लेसमेंट है उसको हम लिख सकते हैं दो 1 डायमेंशन के अलोंग डिस्प्लेसमेंट के सम के फॉर्म में, जहां हर एक एक्सिस के अलोंग, हर एक डायमेंशन के अलोंग जो डिस्प्लेसमेंट है वो दूसरे डायमेंशन के कंप्लीटली इंडिपेंडेंट है। ठीक है, तो x एक्सिस के अलोंग सिर्फ होता तो डेल्टा एक्स आई कैप, जो कि यहां पर 2 एक्सिस है तो 2 एक्सिस का डिस्प्लेसमेंट होगा, 3 एक्सिस होगा तो 3 एक्सिस का सम होगा। तो इस चीज को आप नोट कर लीजिए, इसके बाद फिर हम लोग वेलोसिटी देखते हैं। आई होप ये क्लियर है बच्चों आपको। चलिए, तो हमने डिस्प्लेसमेंट देखा, उसी तरीके से हम जरा वेलोसिटी की तरफ बढ़ते हैं। पहले हम लोग एवरेज वेलोसिटी के बारे में पढ़ते हैं। एवरेज वेलोसिटी को हम लोग v बार सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, और एवरेज वेलोसिटी को हम लोग डिफाइन किस तरीके से करते हैं, एवरेज वेलोसिटी को हम लोग डिफाइन करते हैं एज द डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट अपॉन टाइम टेकन। ये है ना एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला। v बार के ऊपर एक वेक्टर लगा देते हैं, v बार तो एवरेज वेलोसिटी बता रहा है, वेक्टर मतलब कि हम एक वेक्टर क्वांटिटी देख रहे हैं। तो एवरेज वेलोसिटी को याद करिए, हमने डिफाइन किया था कि एक गिवन इंटरवल ऑफ टाइम में एक ऑब्जेक्ट का जितना भी डिस्प्लेसमेंट होता है, दैट डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय दैट पर्टिकुलर टाइम टेकन, इसके रेशियो को हम लोग एवरेज वेलोसिटी कहते हैं। तो डिस्प्लेसमेंट मैंने लिखा और नीचे मैंने टाइम टेकन लिखा है। अब मुझे बताइए डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला हमने क्या फाइंड आउट किया था, हमने डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला फाइंड आउट किया था डेल्टा एक्स आई कैप प्लस डेल्टा वाई जे कैप डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। हो गया ये हमारा। ठीक है, अब इसे देखिए हम किस तरीके से लिखेंगे। इसे हम लिख सकते हैं, अगर मैं डेल्टा टी को अलग अलग दोनों से डिवाइड कर दूं तो ये मेरा हो जाएगा डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी आई कैप प्लस डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा टी जे कैप, लिख सकते हैं ना। और डेल्टा एक्स हमारा क्या है, एक्स एक्सिस के अलोंग डिस्प्लेसमेंट, तो डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी, यानी समझिए डेल्टा एक्स हो गया एक्स एक्सिस के अलोंग डिस्प्लेसमेंट अपॉन डेल्टा टी हो गया तो टाइम लग रहा है। तो एक्स एक्सिस के अलोंग डिस्प्लेसमेंट को अगर हम टाइम से डिवाइड करेंगे तो एक्स एक्सिस की वेलोसिटी हमें मिलेगी, एक्स एक्सिस के अलोंग इनफैक्ट हमें एवरेज वेलोसिटी मिलनी चाहिए। ठीक है, इसे मैं vx बार आई कैप लिख रहा हूं, और उस तरीके से डेल्टा वाई क्या है, वाई एक्सिस के अलोंग डिस्प्लेसमेंट, तो ये हो जाएगा वाई एक्सिस के अलोंग डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम टेकन, ये हमारा हो जाएगा वाई एक्सिस के अलोंग एवरेज वेलोसिटी इनटू जे कैप। ठीक है, तो यहां पर हमने जो एवरेज वेलोसिटी फाइंड आउट किया है, ये एवरेज वेलोसिटी आप देख सकते हैं, ये एवरेज वेलोसिटी हमारा क्या है, एक्स एक्सिस के अलोंग एवरेज वेलोसिटी वेक्टर प्लस वाई एक्सिस के अलोंग एवरेज वेलोसिटी वेक्टर।
अब क्या Vx बार जो है यानी x एक्सिस के अलॉन्ग जो एवरेज वेलोसिटी वेक्टर है, यहां पर जो Vx बार हमारा है, Vx बार जो हमारा है ये आपका डेल्टा x अपॉन डेल्टा t, यानी कि दिस इज द एवरेज वेलोसिटी, दिस इज द एवरेज वेलोसिटी अलोंग x एक्सिस। और वैसे Vy बार क्या है बच्चों, ये आपका है डेल्टा y अपॉन डेल्टा t, जो कि है आपका एवरेज वेलोसिटी अलोंग y एक्सिस। ठीक है, अब नोटिस कीजिए जो एवरेज वेलोसिटी x एक्सिस के अलोंग वो किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, एक तो x एक्सिस के डिस्प्लेसमेंट के ऊपर और एक टाइम के ऊपर। यहां पर कहीं y एक्सिस का रोल तो नहीं है, यानी कि एवरेज वेलोसिटी जो x एक्सिस का है वो y एक्सिस से कंप्लीटली इंडिपेंडेंट है, और वैसे ही एवरेज वेलोसिटी जो y एक्सिस का है वो x एक्सिस से कंप्लीटली इंडिपेंडेंट है। तो आपने यहां पर क्या लिखा है कि एवरेज वेलोसिटी जो है, एक ऑब्जेक्ट जब एक प्लेन में मूव कर रहा है, 2 डायमेंशन में मूव कर रहा है, तब उसकी जो एवरेज वेलोसिटी है इट इज इक्वल्स टू द वेक्टर सम ऑफ द एवरेज वेलोसिटी along x axis and the average velocity along y axis। क्लियर है बात। इसी तरीके से एक टर्म हमने डिफाइन किया था इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, और हमने कहा था कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को हम लोग सिंपली वेलोसिटी भी कहते हैं। सो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, ठीक है। तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को पिछले चैप्टर में हमने v सिंबल से रिप्रेजेंट किया था। अच्छा, एक चीज और नोट कर लें आप, अगर मैं इस x एक्सिस वाले कंपोनेंट को हटा दूं, सॉरी y एक्सिस वाले कंपोनेंट को हटा दूं, सिर्फ x एक्सिस वाले कंपोनेंट को रखूं, तो क्या ये हमारा 1 डायमेंशन में एवरेज वेलोसिटी के बराबर नहीं आ रहा है? यही था ना हमारा डेल्टा x अपॉन डेल्टा t, यहां पर y एक्सिस वाला जुड़ गया। तो उसी तरीके से अगर 3 डायमेंशन में अगर आपको लिखने को कह दिया जाए, 3 डायमेंशन में अगर आपको लिखने को कह दिया जाए, तो किस तरीके से आप एवरेज वेलोसिटी लिखेंगे? आप लिखेंगे Vx बार आई कैप प्लस Vy बार जे कैप प्लस Vz बार के कैप, है ना। जहां Vx बार होगा डेल्टा x बाई डेल्टा टी, Vy बार होगा डेल्टा y बाई डेल्टा टी, और Vz बार हो जाएगा डेल्टा z बाई डेल्टा टी। ठीक है, अब इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी हम लोग देखते हैं। तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को हमने डिस्कस किया था कि यार हम इसे ना सिंपली वेलोसिटी भी कह सकते हैं, जरूरी नहीं बार बार इंस्टेंटेनियस वर्ड यूज करना, और इसे हम लोग v सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। अब चूंकि यहां पर 2 डायमेंशन है तो वेक्टर आपको लिखना पड़ेगा। और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को कैसे डिफाइन किया था हमने इसे डिफाइन किया था एज एवरेज वेलोसिटी अंडर द लिमिट टाइम इंटरवल डेल्टा t टेंड्स टू 0। यानी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी हमारा एवरेज वेलोसिटी ही होता है, लेकिन एक कंडीशन आया था कि भाई वहां पर जो टाइम इंटरवल है वो हमारा ना के बराबर होना चाहिए, यानी 2 टाइम को हम इस तरीके से लेंगे कि हमें ऐसा लगे एज इफ कि हम एक ही टाइम पर वेलोसिटी को निकाल रहे हैं। तो इसे हम लिख सकते हैं एज लिमिट डेल्टा t टेंड्स टू 0, और v बार की जगह क्या लिख सकते हैं? v बार की जगह लिख सकते हैं डेल्टा r वेक्टर अपॉन डेल्टा t, लिख सकते हैं ना। ठीक है, v बार वेक्टर जो हमारा एवरेज वेलोसिटी वो वेक्टर वो हमारा डेल्टा r वेक्टर अपॉन डेल्टा t है। और अब अगर मैं यहां पर लिखूं डेल्टा r वेक्टर की जगह हम क्या लिख सकते हैं? एक तो हमारा आ जाएगा लिमिट डेल्टा t टेंड्स टू 0, डेल्टा r अपॉन डेल्टा t हमारा है डेल्टा x अपॉन डेल्टा t आई कैप प्लस डेल्टा y अपॉन डेल्टा t जे कैप, है ना। ये डेल्टा r बाई डेल्टा t हमारा यही तो आया है ना इस लाइन में, देखिए। अब यहां पर मैं ब्रैकेट जब हटाऊंगा तो ये लिमिट जो हमारा है, चूंकि दोनों जगह टाइम हमारा है इसलिए हमारा लिमिट जो है वो दोनों केस पे अप्लाई होगा। ये हमारा हो जाएगा डेल्टा x बाई डेल्टा t आई कैप अलग से, और फिर लिमिट हमारा अप्लाई होगा
दूसरे वाले टर्म में, यानी कि डेल्टा वाई बाई डेल्टा टी जे कैप। क्लियर है? तो डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी अंडर लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो, याद करिए मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन में हमने इसे, ये जो टर्म हमारा है डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी अंडर लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो, इसे हमने dx बाई dt के बराबर लिखा था dx बाई dt इंटू आई कैप हो जाएगा। ठीक है, और यहां पर चूंकि दूसरा डायमेंशन भी जुड़ गया है तो डेल्टा y बाई डेल्टा टी यानी y एक्सिस के लॉन्ग डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम टेकन अंडर लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो, हो जाएगा dy बाई dt j कैप। ये हमारा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकल कर आ रहा है 2 डायमेंशन में। और इसे मैं किस तरीके से लिख दे रहा हूं, इसे मैं लिख दे रहा हूं vx i कैप प्लस vy j कैप। ये हमारा इक्वेशन बनकर आ रहा है। ये एवरेज वेलोसिटी के लिए इक्वेशन है 2 डायमेंशन में, और ये आपका इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के लिए इक्वेशन है 2 डायमेंशन में। यहां पर vx हमारा क्या है, यहां पर vx क्या है बच्चों, vx हमारा है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस का मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा है। ठीक है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी अलोंग कौन से डायरेक्शन में है, ये अलोंग एक्स एक्सिस है ना। और वैसे vy हमारा क्या होगा, vy हमारा हो जाएगा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी अलोंग y एक्सिस। क्लियर है बात? तो यहां से हमारा जो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, इसको 3 डायमेंशन में अगर लिखना चाहें हम 3 डायमेंशन में, तो कैसे लिखेंगे, तब इसे हम लिखेंगे v वेक्टर इज इक्वल्स टू vx i कैप प्लस vy j कैप प्लस vz k कैप। हम लोग 3 डायमेंशन वाले इक्वेशन को डायरेक्टली लिख दे रहे, क्योंकि हम चेंज देख रहे हैं ना, 1 डायमेंशन में इतना होता, 2 डायमेंशन में दूसरा डायमेंशन का भी जुड़ गया, तो 3 डायमेंशन में तीसरा डायमेंशन भी जुड़ जाएगा हमारा। क्लियर है बात यहां तक? आई होप आप लोगों को ये बात समझ में आ रही है। तो एवरेज वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। अच्छा, इसी तरीके से हम लोग जरा ग्राफ भी देख लेते हैं। ठीक है, ये ग्राफ भी देख लेते हैं। ग्राफ हमारा कुछ इस तरीके से बनेगा। देखिए, ये हमारा सपोज करें कि ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस। ठीक है, और इसमें ये इनिशियल पोजीशन वेक्टर है आपका, ये p पॉइंट है, और ये आपका सपोज करें कि फाइनल पोजीशन वेक्टर है p डैश। ठीक है, तो चाहे ऑब्जेक्ट किसी भी पाथ के अलोंग मूव करे, ठीक है, जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है वो इन दोनों के बीच का जो वेक्टर है ये होगा ना डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, और इसे हम लोग डेल्टा आर वेक्टर से रिप्रेजेंट करते हैं। इसे याद करिए, हमने आर वेक्टर लिखा था, इसे हमने आर डैश वेक्टर लिखा था, है ना। अब नोटिस कीजिए कि डिस्प्लेसमेंट हमारा इस डायरेक्शन में p से p डैश की तरफ है, तब एवरेज वेलोसिटी हमारी किस डायरेक्शन में होनी चाहिए। तो एवरेज वेलोसिटी हमने देखा था कि जिस डायरेक्शन में हमारा डिस्प्लेसमेंट होगा उसी डायरेक्शन में एवरेज वेलोसिटी होनी चाहिए। तो यहां पर एवरेज वेलोसिटी भी आपकी इसी डायरेक्शन में होनी चाहिए, है ना, सेम डायरेक्शन में। क्लियर है? अब सपोज करें यहां पर मान लीजिए कि आपने तो दो अलग अलग टाइम इंटरवल के, दो अलग अलग टाइम के बीच में लिया कि भाई ये कोई दूसरा टाइम है और ये कोई दूसरा टाइम है। इन दो अलग अलग टाइम के बीच में आपने ऑब्जेक्ट को पहले मूव करता हुआ देखा और उसके बाद फिर आपने ये ग्राफ ड्रॉ किया। अगर इसी टाइम इंटरवल को हम कम कर देंगे तो ऑब्जेक्ट कम दूरी तक मूव कर पाएगा, है ना। ऑब्जेक्ट जो है वो कम डिस्टेंस तक मूव कर पाएगा। जब ऑब्जेक्ट कम डिस्टेंस तक मूव करेगा, ये आपका P पॉइंट हो गया, और अब जो P डैश पॉइंट है वो आपका ये हो जाएगा, है ना। अब ये ग्राफ आपका कुछ इस तरीके से था, और ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आपका डेल्टा आर वेक्टर हो जाएगा। ये आपका इनिशियल पोजीशन वेक्टर था और ये आपका फाइनल पोजीशन वेक्टर।
तो अभी भी जो आपकी जो एवरेज वेलोसिटी है वो जिस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट है उस डायरेक्शन में होनी चाहिए। इसे हम लोग v बार वेक्टर के फॉर्म में लिख दे रहे हैं। ठीक है, क्लियर है बात। अब इसी तरीके से अगर आप टाइम इंटरवल को कम करते चले जाओगे, देखो यहां पर जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर था और जो पाथ है उन दोनों के बीच में काफी फासला है। जैसे जैसे आप टाइम इंटरवल को कम कर रहे हैं वैसे वैसे ये फासला जो है कम होता चला जा रहा है। और इसी तरीके से अगर आप एक टाइम इंटरवल को 0 की तरफ टेंड करेंगे तो उस केस में जो आपका जो ग्राफ बनेगा, यानी जो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी जो आपको मिलेगी, ये सपोज करें कि ये अगर एक ऑब्जेक्ट का पाथ है, तो अगर आपको इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी किसी भी पॉइंट पे चाहिए तो उस पॉइंट पर आपको क्या करना पड़ेगा, उस पॉइंट पर आपको एक टेंजेंट ड्रॉ करना पड़ेगा। ये टेंजेंट जिस डायरेक्शन में, दैट विल गिव यू द डायरेक्शन ऑफ द वेलोसिटी वेक्टर। क्लियर है बात। अच्छा ये टेंजेंट मैंने गलत बना दिया, ऊपर नहीं नीचे बनेगा हमारा टेंजेंट। ठीक है, ये टेंजेंट हमारा कुछ चलिए ग्राफ को हम थोड़ा सा चेंज कर देते हैं। अब इस पॉइंट पर अगर आपसे कोई पूछा है तो आप यहां पर एक टेंजेंट ड्रॉ कर देंगे इस पॉइंट पर। ठीक है, पी पॉइंट पर ये टेंजेंट आपको इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का डायरेक्शन देगा। ये आप सीख चुके हैं, ये आपने सीखा था कि भाई जब हमारे पास इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है तो जिस पाथ के अलोंग ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है और जिस टाइम पर आपसे पूछा गया उस टाइम पर उस कर्व पे आप एक टेंजेंट ड्रॉ कर दीजिए। क्लियर है बात, इसको आप नोट कर लें, फिर हम लोग एक्सेलरेशन की बात करते हैं। तो बच्चों हमने अभी तक पोजीशन डिस्प्लेसमेंट वेक्टर देखा है, एवरेज वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी देखा। अब इसी तरीके से हम लोग एवरेज एक्सेलरेशन और इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन की बात करेंगे। ठीक है, एवरेज एक्सेलरेशन की पहले हम लोग बात करते हैं। तो एवरेज एक्सेलरेशन को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं वन डायमेंशनल बाय सिंबल ए बार। याद है ना, एवरेज एक्सेलरेशन यानी कि दो अलग अलग टाइम के बीच में जो इंटरवल है उस पूरे इंटरवल के अलोंग जो ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन है उसे हम लोग एवरेज एक्सेलरेशन कहते हैं। वन डायमेंशन में ए के ऊपर एक बार लगा देते थे, लेकिन यहां पर एक वेक्टर भी शो करना पड़ेगा, तो इसके ऊपर हमें वेक्टर रिप्रेजेंट कर देना है। ठीक है, तो एवरेज एक्सेलरेशन जो है वो हमारा होता था इक्वल्स टू चेंज इन दी वेलोसिटी वेक्टर ऑफ एन ऑब्जेक्ट अपॉन टाइम टेकन, है ना। चेंज इन वेलोसिटी वेक्टर पहले हम लिखते थे वन डायमेंशन में चेंज इन वेलोसिटी डेल्टा वी, लेकिन यहां पर वेलोसिटी चूंकि वेक्टर है इसके ऊपर एक वेक्टर भी ड्रॉ करना पड़ेगा। तो ये हमारा हो गया इक्वल्स टू डेल्टा, और याद करिए जो वी बार हमारा है, वी वेक्टर जो हमारा है वो हमारा क्या, डेल्टा अपॉन डेल्टा टी मैं लिख दे रहा हूं। और वी वेक्टर की जगह हमने अभी फाइंड आउट किया था कि वी वेक्टर जो हमारा है वो होता है इक्वल्स टू वी एक्स आई कैप प्लस वी वाई जे कैप, ऐसा कुछ होता है। तो अगर मैं इसकी जगह लिख दूं वी एक्स आई कैप प्लस वी वाई जे कैप, जहां वी एक्स क्या है, वी एक्स हमारा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है एक्स एक्सिस के अलोंग, और वी वाई हमारा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है वाई एक्सिस के अलोंग। ठीक है, तो अब हम इसे क्या लिख सकते हैं, इसे लिख सकते हैं इक्वल्स टू डेल्टा, अगर मैं ब्रैकेट हटाऊं तो अब मेरा हो जाएगा डेल्टा वी एक्स से भी मल्टीप्लाई होगा और ये डेल्टा वी वाई से भी मल्टीप्लाई होगा, तो ये हो जाएगा डेल्टा वी एक्स आई कैप प्लस डेल्टा वी वाई जे कैप डिवाइडेड बाय डेल्टा टी होना चाहिए। और इसे अगर डेल्टा टी हम अलग अलग लिखें तो ये हमारा हो जाएगा डेल्टा वी एक्स अपॉन डेल्टा टी आई कैप प्लस डेल्टा वी वाई अपॉन डेल्टा टी जे कैप, है ना। ये हमारा एवरेज एक्सेलरेशन आ रहा है। अब आप समझिए इस बात को, Vx का मतलब क्या है, Vx का मतलब हमारा वेलोसिटी, तो x एक्सिस के अलोंग वेलोसिटी, तो डेल्टा Vx का मतलब क्या होगा, डेल्टा मतलब चेंज है, तो डेल्टा Vx हो गया चेंज इन वेलोसिटी अलोंग x एक्सिस, और चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम ये हमारा होता है एवरेज एक्सेलरेशन। तो चेंज इन वेलोसिटी अलोंग x एक्सिस अपॉन टाइम टेकन ये हो जाएगा आपका एवरेज एक्सेलरेशन अलोंग x एक्सिस।
और वैसे ही चेंज इन वेलोसिटी अलोंग वाई एक्सिस को अगर आप टाइम टेकन से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा एवरेज एक्सेलरेशन अलोंग वाई एक्सिस। तो यहां पर हम लिख सकते हैं एवरेज एक्सेलरेशन को एज एवरेज एक्सेलरेशन अलोंग एक्स एक्सिस आई कैप प्लस एवरेज एक्सेलरेशन अलोंग वाई एक्सिस जे कैप। यहां ऊपर वेक्टर लगाने की जरूरत नहीं है क्योंकि हम वेक्टर डायरेक्शन तो आई कैप और जे कैप से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये हमारा इक्वेशन निकल कर आ गया, इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 कह दे रहा हूं। ये मेरा एवरेज एक्सेलरेशन का फॉर्मूला आ गया। आप देख सकते हैं एवरेज एक्सेलरेशन जो हमारा है वो होता है इक्वल्स टू द सम ऑफ वेक्टर सम ऑफ एवरेज एक्सेलरेशन अलोंग एक्स एंड वाई एक्सिस। और एक्स एक्सिस के अलोंग जो एवरेज एक्सेलरेशन है वो वाई एक्सिस से इंडिपेंडेंट है और वाई एक्सिस के अलोंग जो एवरेज एक्सेलरेशन है वो एक्स एक्सिस से इंडिपेंडेंट है। तो यहां पर जो ax बार हमारा है, यहां पर जो ax बार हमारा है वो क्या है, वो हमारा है एवरेज एक्सेलरेशन अलोंग एक्स एक्सिस और ay बार क्या है, ये हमारा है एवरेज एक्सेलरेशन अलोंग वाई एक्सिस, ठीक है। ये एवरेज एक्सेलरेशन एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के अलोंग है। अच्छा, इसी तरीके से 3 डायमेंशन की अगर हम बात करें, वैसे आपको 3 डायमेंशन पढ़ना नहीं है लेकिन फिर भी 3 डायमेंशन के अलोंग अगर हम बात करें तो ये हमारा हो जाएगा ए एक्स बार आई कैप प्लस ए वाई बार जे कैप और आगे क्या होगा बच्चों प्लस ए जेड बार के कैप, ठीक है। ये आपका एवरेज एक्सेलरेशन हो गया। इसी तरीके से हम लोग इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन देखते हैं। कैसे डिफाइन करते हैं हम लोग इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन को, जैसे हमने इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को डिफाइन किया था। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को डिफाइन करते वक्त हमने कहा था कि इट इज डिफाइंड एज द एवरेज वेलोसिटी अंडर लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0। तो उसी तरीके से इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन को 1 डायमेंशन में हम लोग ए सिंबल से रिप्रेजेंट करते थे। यहां चूंकि 2 डायमेंशन है इसलिए ऊपर एक वेक्टर लिख देंगे और इसे हम लोग डिफाइन करेंगे एज एवरेज एक्सेलरेशन under the limit time interval delta t tends to 0, ठीक है। और यहां पर आप लिख सकते हैं लिमिट डेल्टा t tends to 0 और जो एवरेज एक्सेलरेशन है इसकी जगह हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, डेल्टा v वेक्टर अपॉन डेल्टा t। क्यों, एवरेज एक्सेलरेशन हमारा डेल्टा v वेक्टर अपॉन डेल्टा t आता है ना। तो इसे देखिए मैं किस तरीके से लिख रहा हूं, इसे मैं लिख रहा हूं इक्वल्स टू लिमिट डेल्टा t टेंड्स टू 0, ठीक है। डेल्टा v वेक्टर की जगह हम लोग लिखेंगे vx i कैप प्लस vy j कैप डिवाइडेड बाय डेल्टा t, होगा ना ऐसा। और देखिए इसको जब हमने सॉल्व किया तो हमारा ये रिजल्ट आ रहा है, यानी ये हमारा आ जाएगा इक्वल्स टू लिमिट डेल्टा t टेंड्स टू 0। इसको जब आप डेल्टा t से डिवाइड कर रहे हैं तो ये रिजल्ट आ रहा है, यानी डेल्टा vx, ठीक है। अच्छा डेल्टा भी था यहां पर, ठीक है, ये डेल्टा आपका आएगा, ये हो जाएगा डेल्टा vx अपॉन डेल्टा t आई कैप प्लस डेल्टा vy अपॉन डेल्टा टी जे कैप। और लिमिट अगर हम हटाते हैं तो ये लिमिट दोनों के ऊपर लागू होगा, लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0 डेल्टा vx अपॉन डेल्टा टी आई कैप प्लस लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0 डेल्टा vy अपॉन डेल्टा टी जे कैप, ठीक है। और ये जो टर्म आपका है लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0 डेल्टा vx अपॉन डेल्टा टी क्या हो जाएगा,
अब आप बहुत अच्छे से इसको बता सकते हो कि ये आपका dvx अपॉन dt होगा मल्टीप्लाइड बाई आई कैप प्लस ये हो जाएगा dvy अपॉन dt j कैप, है ना। और यहां पर हम लिख सकते हैं a बार इज इक्वल्स टू ax आई कैप प्लस ay j कैप, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि यहां पर जो एक्सेलरेशन है dvx अपॉन dt क्या है, ये चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन x एक्सिस के लॉन्ग यानी एक्सेलरेशन है। वैसे ये x एक्सिस के लॉन्ग एक्सेलरेशन है, y एक्सिस के लॉन्ग एक्सेलरेशन। तो आप लिख सकते हो कि वेयर ax ये है आपका इक्वल्स टू dvx अपॉन dt और वैसे ay जो आपका है वो है dvy अपॉन dt, ठीक है। 3 डायमेंशन में आपको लिखना आता है ax i कैप प्लस ay j कैप प्लस az k कैप। इन दोनों इक्वेशंस में अगर आप देखें तो आप देख सकते हैं कि यहां पर जो एवरेज एक्सेलरेशन है उसे हमने x एक्सिस के अलोंग जो एवरेज एक्सेलरेशन है और जो y एक्सिस के अलोंग एवरेज एक्सेलरेशन है उन दोनों के वेक्टर सम के फॉर्म में लिखा है। वैसे यहां पर भी जो एवरेज जो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन है वो x एक्सिस के अलोंग इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन और y एक्सिस के अलोंग इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन के वेक्टर सम के फॉर्म में लिखा है। यानी हर जगह आप नोटिस कीजिए कि जो 2 डायमेंशन है, 2 डायमेंशन में कोई भी चीज अगर आप स्टडी कर रहे हैं तब आप उसे 2 सेपरेट 1 डायमेंशन के कॉम्बिनेशन के फॉर्म में स्टडी कर सकते हैं। 2 डायमेंशन में कोई भी एक टर्म 2 सेपरेट 1 डायमेंशन, ये ax i कैप क्या है 1 डायमेंशन में x एक्सिस के लॉन्ग, ये भी 1 डायमेंशन y एक्सिस के लॉन्ग। तो 1 डायमेंशन के अलोंग जो सेम टर्म है उसके कॉम्बिनेशन यानी प्लस यहां पर वेक्टर सम हम कर रहे हैं उसके कॉम्बिनेशन के फॉर्म में हम स्टडी कर सकते हैं, है ना। तो ये चीज आप समझ रहे हैं। तो यानी कि देखिए इसको पहली बार गैलीलियो ने फाइंड किया था। गैलीलियो ने पहली बार देखा कि 2 डायमेंशन को 2 अलग अलग 1 डायमेंशन के फॉर्म में स्टडी कर सकते हैं और यहां हर एक डायमेंशन एक दूसरे के इंडिपेंडेंट है। क्लियर है बात। चलिए एक आखिरी चीज जो ग्राफ का पोर्शन है वो जरा देख लेते हैं हम लोग, ठीक है। ग्राफिकल फॉर्म में हम लोग जरा इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट करने की कोशिश करते हैं। देखिए सपोज करें कि मैं आपको एक प्लेन में, ये आपका x एक्सिस है और ये आपका y एक्सिस है और सपोज करें कि एक ऑब्जेक्ट जो है वो आपका इस तरीके से मूव कर रहा है, ठीक है। तो ये इनिशियल पोजीशन सपोज करें है ऑब्जेक्ट का p पॉइंट और ये फाइनल पोजीशन है सपोज करें ऑब्जेक्ट का p डैश पॉइंट, ठीक है। तो ये इनिशियल पोजीशन पर जो ऑब्जेक्ट का वेक्टर वो आप इस तरीके से ड्रॉ करेंगे, ठीक है। और यहां पर जो फाइनल पोजीशन पे वेक्टर है ये इस तरीके से ड्रॉ करेंगे। अब याद करिए मैंने आपको पिछले टॉपिक में बताया था कि कर्व के किसी भी पॉइंट पर अगर आप टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो वो टेंजेंट क्या देता है, उस पॉइंट पर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो ये आपका हो जाएगा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, ठीक है, इनिशियली, और ये आपका हो जाएगा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी फाइनली। क्लियर है बात। अब ये इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, फाइनल इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी यानी फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, ये क्या आ जाएगा आपका चेंज इन वेलोसिटी। तो अगर मुझे चेंज निकालना है, इनका डिफरेंस अगर निकालना है तो हम ट्रायंगल लॉ या पैरेललोग्राम लॉ का इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए ये जो वेक्टर है इसे मैं एज इट इज यहां पर ड्रॉ कर रहा हूं, ठीक है। जैसे इसी तरीके से है ना ये वेक्टर, ये हमारा v वेक्टर है और जो v डैश वेक्टर है उसे मैं से खुद के पैरेलल शिफ्ट करके और यहां पे लाके ज्वाइन कर देता हूं, ठीक है। ये v डैश वेक्टर है। अब याद कीजिए हमने यहां पर इन दोनों को टेल टू टेल ज्वाइन किया है, ठीक है। तो ये जो हमारा वेक्टर है ये हमारा क्या हो जाएगा, इन दोनों का डिफरेंस। पैरेललोग्राम में छोटा वाला डायगोनल हमारा डिफरेंस होता है ना, तो ये हमारा हो जाएगा इक्वल्स टू v डैश वेक्टर माइनस v वेक्टर, यानी कि आपका आ जाएगा चेंज इन वेलोसिटी वेक्टर। और हमने पढ़ा था मोशन इन स्ट्रेट लाइन में कि एक्सेलरेशन का वही डायरेक्शन होता है जो चेंज इन वेलोसिटी के डायरेक्शन। सो एज अ रिजल्ट अगर चेंज इन वेलोसिटी आपका इस डायरेक्शन में है तो इसी के पैरेलल एक्सेलरेशन भी आपका इसी डायरेक्शन में होना चाहिए। देख रहे हैं आप, समझ रहे हैं इस बात को। तो वेलोसिटी देखिए आपका इस डायरेक्शन में है दोनों, लेकिन
एक्सेलरेशन सेम डायरेक्शन में नहीं है, ठीक है। उसी तरीके से अगर आप ड्रॉ करते हैं, एक और ग्राफ ड्रॉ करिए, सेम ग्राफ है, इस पे हम लोग पॉइंट्स अब पास पास लेते हैं। ये आपका P पॉइंट है और सपोज करें कि ये आपका P डैश पॉइंट है। तो यहां पर ये रहा आपका वेलोसिटी जिसे v वेक्टर कह रहे थे, और यहां पर ये रहा आपका वेलोसिटी जिसे हम लोग v डैश वेक्टर कह रहे थे। फिर दोनों को अगर हम कंबाइन करेंगे, ये v वेक्टर है, इसके पैरेलल हमने शिफ्ट किया है, और ये v डैश वेक्टर, ये आपका क्या हो जाएगा, चेंज इन वेलोसिटी वेक्टर। अब ये इस डायरेक्शन में, तो फिर से एक्सेलरेशन जो है आपका वो इस डायरेक्शन में है। जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी की चेंज है उसी डायरेक्शन में आपकी एक्सेलरेशन होती है। आप नोट करिए यहां पर कि जब हम वन डायमेंशन में मोशन इन स्ट्रेट लाइन में पढ़ रहे थे, तो हमने वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के डायरेक्शन के बीच में रिलेशन देखा था। हमने देखा था कि अगर ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी बढ़ती है तो जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी है एक्सेलरेशन उसी डायरेक्शन में होगा, 0 डिग्री एंगल बनेगा। और जब ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी कम होती है तब जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी है एक्सेलरेशन उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में होता है, 180 डिग्री एंगल बनते हैं। यानी जब स्ट्रेट लाइन की हम बात करते हैं तब वहां पर एक्सेलरेशन और वेलोसिटी के बीच में या तो 0 डिग्री एंगल बनेगा या तो 180 डिग्री एंगल बनेगा। लेकिन जब आप 2 डायमेंशन या 3 डायमेंशन में जब आप वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के बीच के डायरेक्शन की बात करते हैं तो 0 डिग्री से लेकर 180 डिग्री के बीच में कोई भी एंगल बन सकता है। इस बात को आप नोट कर लीजिए, मार्क कर लीजिए, लिख लीजिए कि वन डायमेंशन में एक्सेलरेशन और वेलोसिटी के बीच में 2 ही एंगल्स होते थे, 0 डिग्री या 180 डिग्री। 0 डिग्री तब जब वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, 180 डिग्री तब जब वेलोसिटी डिक्रीज होती है। लेकिन 2 डायमेंशन या 3 डायमेंशन में वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के बीच में 0 डिग्री से लेकर 180 डिग्री के बीच में कोई भी एंगल हो सकता है ना। जैसे यहां पर अगर इसको मैं इसके पैरेलल ड्रॉ करूं, देखिए यहां पर कुछ और एंगल है, और यहां पर अगर मैं ड्रॉ करूं तो यहां पर 90 डिग्री से बड़ा एंगल है ना। वैसे अगर मैं यहां पर ड्रॉ करूं तो 90 डिग्री छोटा एंगल है, और यहां पर अगर मैं ड्रॉ करूं तो 90 डिग्री, तो यानी कि 0 डिग्री से 180 डिग्री के बीच में कुछ भी आपका बन सकता है। ठीक है बच्चों, नोट कर लीजिए इसको। तो बच्चों हमारा आज का अगला टॉपिक है काइनेमैटिक इक्वेशन। ठीक है, याद करिए काइनेमैटिक इक्वेशन हमने 1 डायमेंशन में भी देखा था, अब उसी चीज को हम लोग 2 डायमेंशन में देखने जा रहे हैं। काइनेमैटिक इक्वेशन इन 2 डायमेंशन। ठीक है, तो कंसीडर करिए हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, जिस ऑब्जेक्ट का इनिशियल पोजीशन यानी t इज इक्वल टू 0 टाइम पे इनिशियल पोजीशन है r0 वेक्टर। ठीक है, नॉट मतलब 0 टाइम पर, और फाइनल पोजीशन जो है ये आपका है r वेक्टर। तो यहां से आपका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या आ जाएगा, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर जिसे आप डेल्टा आर वेक्टर कहते हैं, ये आपका हो जाएगा फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर, है ना। और ऐसा करने में जो टाइम लगा है, इनिशियल टाइम आपका 0 था, फाइनल टाइम आपका t था, यानी t टाइम लग रहा है। ठीक है, हमने कंसीडर किया है कि हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है जो इनिशियली r0 पोजीशन पर था, वहां से मूव करके ये r वेक्टर पोजीशन में पहुंच जाते हैं, यानी डिस्प्लेसमेंट इसका r माइनस r0, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन t टाइम में हो रहा है। मान लेते हैं कि इस ऑब्जेक्ट की जो इनिशियल वेलोसिटी है
जब इसने मूव करना शुरू किया था तब उस वक्त इसकी जो इनिशियल वेलोसिटी थी, ये इनिशियल वेलोसिटी हम लोग मान लेते हैं v नॉट वेक्टर। v स्टैंड्स फॉर वेलोसिटी और नॉट जो है लिख रहे हैं 0, ये हमारा t इज इक्वल टू 0 टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है। और इसी तरीके से इसकी जो फाइनल वेलोसिटी है यानी t टाइम गुजरने के बाद जो वेलोसिटी है, इस वेलोसिटी को हम मान ले रहे हैं v वेक्टर। तो जाहिर सी बात है, देखिए टाइम के साथ ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी चेंज हो रही है, यानी ऑब्जेक्ट का कुछ ना कुछ एक्सेलरेशन होना चाहिए। अब हम लोगों को स्पेशल केस पढ़ना है, पिछले चैप्टर में भी स्पेशल केस पढ़ा था, वो था कांस्टेंट एक्सेलरेशन केस, यानी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी जब चेंज हो रही है तो यूनिफॉर्म तरीके से चेंज हो रही है ताकि ऑब्जेक्ट का जो एक्सेलरेशन है वो कांस्टेंट है। इस कांस्टेंट एक्सेलरेशन को हम लोग a वेक्टर सिंबल से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम लोग लिखेंगे फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। अब यहां पर हम ग्राफ वगैरह नहीं ड्रॉ कर रहे हैं, ग्राफ हमने उस चैप्टर में ड्रॉ किए थे। यहां पर हम डायरेक्ट तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन को फाइंड आउट करते हैं, है ना। इसमें कुछ डिराइव करने की जरूरत नहीं है, सिंपली जो हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था उसी चीज को हम यहां पर वेक्टर के टर्म्स में लिखने जा रहे हैं, दैट्स इट। क्यों हम लोग डिराइव नहीं कर रहे? क्योंकि हम लोग बहुत कॉन्फिडेंट हो गए, हम लोग समझ गए कि यार 1 वेक्टर और 2 वेक्टर के बीच में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, बस एक और डायमेंशन हमारा यहां पर जुड़ जा रहा है ना। तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन जो हमारा है, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक है। अब इसको मैं दो हिस्सों में बांटने जा रहा हूं। एक हमारा था स्ट्रेट लाइन में यानी 1 डायमेंशन में, और ये हमारा होगा प्लेन में, ठीक है। तो स्ट्रेट लाइन में जो हमारा फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है, स्ट्रेट लाइन में हमने कैसे निकाला था? हमने देखा था कि एक्सेलरेशन जो है वो ग्राफ का स्लोप होता है, और स्लोप हमारा आया था v माइनस यू अपॉन टी। यहां से t को हम इधर ले गए थे, v माइनस यू हमारा at के बराबर आया था, इसलिए v हमने लिखा था इक्वल्स टू u प्लस at। ये हमारा 1 डायमेंशन में था ना फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। 2 डायमेंशन में जो हमारा एक्सेलरेशन वेक्टर है वो हमारा आ जाएगा फाइनल वेलोसिटी वेक्टर माइनस इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर अपॉन टाइम टेकन। अगर आप टाइम को उस साइड ले जाते हैं तो आपका आ जाएगा फाइनल वेलोसिटी वेक्टर माइनस इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर इज इक्वल्स टू a वेक्टर इनटू टाइम t। ठीक है, हर जगह देखिए वेक्टर लगता आ रहा है, तो यहां से आपका आ जाएगा फाइनल वेलोसिटी वेक्टर इज इक्वल्स टू इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर प्लस एक्सेलरेशन वेक्टर इनटू टाइम t। ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन आ गया। क्लियर है बात? इस फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को आप नोट कर लेंगे। अब हम लोग जरा सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन देखते हैं। सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन आपका स्ट्रेट लाइन में और फिर हम लोग प्लेन में देखेंगे, ठीक है बच्चों। तो स्ट्रेट लाइन में आपने जो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन है उसको आपने लिखा था s इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ v माइनस यू इंटू टी, ये लिखा था ना। और उसके बाद v माइनस यू की जगह आपने at पुट कर दिया था, तो s आपका आ गया था इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at इंटू टी, और ये हो गया था s इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। आया था ना ये। प्लेन में अगर हम देखें तो प्लेन में कैसे लिखेंगे? पहले हमारा लेफ्ट हैंड साइड पे है डिस्प्लेसमेंट, और डिस्प्लेसमेंट को हमने रिप्रेजेंट किया है बाय सिंबल डेल्टा r। तो हम लिखेंगे डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इज इक्वल्स टू, u हमारा क्या है? इनिशियल वेलोसिटी, तो ये हम लिखेंगे इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर इनटू टाइम टेकन प्लस हाफ इनटू at। ठीक है, इसको छोड़ देते हैं, या चलिए इसको लिखना है, इस यहां से लिखते हैं, ठीक है। ये हम कहां से लिखते हैं? चलिए डायरेक्ट हम लिखते हैं इसको a वेक्टर इंटू टी स्क्वायर, होगा ना। s इज इक्वल्स टू v नॉट t प्लस हाफ a वेक्टर इंटू टी स्क्वायर। और
अब जो डेल्टा आर है इसके लिए हम लिख सकते हैं आर माइनस आर नॉट वेक्टर, तो लिख देंगे आर वेक्टर माइनस आर नॉट वेक्टर इज इक्वल्स टू वी नॉट टी वेक्टर प्लस हाफ ए वेक्टर इंटू टी स्क्वायर। और इस आर नॉट वेक्टर को अगर हम इधर ले आए यानी कि फाइनल पोजीशन वेक्टर आपका हो जाएगा इक्वल्स टू इनिशियल पोजीशन वेक्टर प्लस इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर इनटू टाइम प्लस हाफ इनटू एक्सेलरेशन वेक्टर इनटू टाइम का स्क्वायर। ये हमारा हो गया सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक है। और इसी तरीके से अगर हम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन देखें, यहां पर थोड़ा सा एक ट्विस्ट है, वो ट्विस्ट आप 6th चैप्टर में पढ़ेंगे और वहां पर आप समझेंगे जब आप डॉट प्रोडक्ट देखेंगे तब। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक है। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन इसी तरीके से हम लोग 1 डायमेंशन और 2 डायमेंशन में करते हैं, यानी स्ट्रेट लाइन में ठीक है, स्ट्रेट लाइन में हम लोग देखते हैं और उसके बाद फिर हम लोग प्लेन में करते हैं। तो स्ट्रेट लाइन में हमारा क्या है, स्ट्रेट लाइन में हमारा आया था थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2as, जिसे आपने लिखा था v स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as। लिखा था हमने इस तरीके से, लिखा था ना बच्चों, ठीक है। तो प्लेन में कैसे लिखेंगे, प्लेन में हम लिखेंगे v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2 इंटू एक्सेलरेशन की जगह a वेक्टर और डिस्प्लेसमेंट की जगह r वेक्टर माइनस r नॉट वेक्टर। और a वेक्टर और r माइनस r नॉट वेक्टर के बीच में एक डॉट आएगा। यहां डॉट का मतलब डेसिमल नहीं है, डॉट का मतलब मल्टीप्लिकेशन नहीं है। ये आप सीखेंगे जब आप चैप्टर नंबर 6 करेंगे, लेकिन फिर भी आपके नॉलेज के लिए बता दूं, ये डॉट का मतलब होता है cos थीटा, जहां cos थीटा जो दो वेक्टर्स, जैसे यहां पर एक्सेलरेशन वेक्टर है और यहां डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, इन दोनों के बीच का एंगल है। क्योंकि एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट के बीच में यहां कुछ भी एंगल हो सकता है, इसलिए वहां पर हम कंपोनेंट लेते हैं, प्रोजेक्शन लेते हैं एक्सेलरेशन का डिस्प्लेसमेंट के ऊपर, और वहां पर एक cos थीटा आता है। हालांकि लेफ्ट हैंड साइड आप देखें, देखिए वेलोसिटी वेक्टर आपका है, u नहीं होगा, v नॉट होगा। वेलोसिटी वेक्टर जो आपका है, फाइनल वेलोसिटी वेक्टर, उसका स्क्वायर लिया है। किसी भी वेक्टर का अगर आप स्क्वायर लेंगे ना, तब वो स्केलर में कन्वर्ट हो जाता है। ये क्यों है, ये भी आप सीखेंगे जब आप 6th चैप्टर में डॉट प्रोडक्ट पढ़ेंगे तो, ठीक है। लेकिन इतने छोटे से चीज के लिए हम लोग पूरा डॉट प्रोडक्ट नहीं पढ़ सकते हैं, 2 क्लास हमारा या 1 क्लास हमारा पूरा चला जाएगा डॉट प्रोडक्ट को पढ़ने में। तो यहां पर ये दोनों वेक्टर स्केलर हैं, तो लेफ्ट हैंड साइड अगर स्केलर है तो राइट हैंड साइड भी स्केलर होना चाहिए। आपके इंफॉर्मेशन के लिए भी बता दूं कि डॉट प्रोडक्ट जो हमारा है वो एक स्केलर प्रोडक्ट होता है। यानी मैंने आपको बताया था कि दो वेक्टर को जो हम मल्टीप्लाई करते हैं तो ऐसा भी होगा कि उनका प्रोडक्ट एक स्केलर है, ऐसा भी होगा उनका प्रोडक्ट वेक्टर है। अगर स्केलर आ रहा है तो दो वेक्टर के बीच में हम डॉट लगाते हैं, और वेक्टर अगर आ रहा है प्रोडक्ट तो क्रॉस लगाते हैं, ठीक है। ये बात इसको आप लिख लीजिए। ये आपके 3 इक्वेशन ऑफ मोशन है। पहला v वेक्टर इज इक्वल्स टू v नॉट प्लस a वेक्टर t, दूसरा r वेक्टर इज इक्वल्स टू r नॉट प्लस v नॉट वेक्टर t प्लस हाफ a वेक्टर t स्क्वायर, और तीसरा v स्क्वायर माइनस v नॉट स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2a वेक्टर डॉट डिस्प्लेसमेंट वेक्टर r वेक्टर माइनस r नॉट। इसको आप नोट कर लीजिए बच्चों। अच्छा बच्चों, अभी काइनेमैटिक इक्वेशन में जो पहला इक्वेशन था, पहला इक्वेशन जो था उसमें आपने लिखा है v वेक्टर इज इक्वल्स टू v नॉट वेक्टर प्लस a वेक्टर इनटू t लिखा है। मैं जरा, ये तो मेरा प्लेन में है, v वेक्टर के प्लेन में है। अगर सपोज करो कि हमने यही तो पढ़ा है कि भाई अगर हमारे पास कोई प्लेन में अगर वेक्टर है तो उस वेक्टर को हम लोग दो इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट एक्सिस के लॉन्ग रिजॉल्व कर सकते हैं। तो अगर सिर्फ x एक्सिस की बात करें तो x एक्सिस के लॉन्ग वेलोसिटी, अगर सपोज करिए फाइनल वेलोसिटी हमारा vx है और इनिशियल वेलोसिटी अगर हमारा v नॉट x है,
एक्सेलरेशन जो है एक्स एक्सिस के अलोंग वो ax है मल्टीप्लाइड बाई डी, ठीक है। लेकिन हम लोग इसे वेक्टर के टर्म्स में लिखना चाहेंगे, तो एक्स एक्सिस के अलोंग है इसलिए आई कैप, ये हमारा आई कैप हो जाएगा और ये भी हमारा आई कैप हो जाएगा। ये हमारा क्या है, ये हमारा है फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन अलोंग एक्स एक्सिस, ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन अलोंग एक्स एक्सिस। और उसी तरीके से हम लोग सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन में लिखना, सॉरी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन लिखना चाहते हैं वाई एक्सिस के अलोंग। भाई जब ये वन डायमेंशन में, ठीक है, आप छोड़ दीजिए इतना दिमाग मत लगाइए, वन डायमेंशन में जब हमने इक्वेशन ऑफ मोशन लिखा तो यही था ना, फाइनल वेलोसिटी इज इक्वल्स टू इनिशियल वेलोसिटी प्लस एक्सेलरेशन इनटू टाइम। अब मैं सिर्फ एक्स एक्सिस की बात कर रहा हूं, तो क्या हो जाएगा, फाइनल वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस इज इक्वल्स टू इनिशियल वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस प्लस एक्सेलरेशन अलोंग एक्स एक्सिस इनटू टाइम, यही तो हमने लिखा था ना। वैसे ही वाई एक्सिस के अलोंग अगर होता तो ये हमारा होता वी वाई जे कैप इज इक्वल्स टू वी नॉट वाई जे कैप प्लस ए वाई इंटू टी मल्टीप्लाइड बाय जे कैप, ये हमारा होना चाहिए था ना, जहां ये हमारा फाइनल वेलोसिटी है वाई एक्सिस के अलोंग, ये किसके बराबर है, इनिशियल वेलोसिटी अलोंग वाई एक्सिस प्लस एक्सेलरेशन अलोंग वाई एक्सिस मल्टीप्लाइड बाय टाइम टी। अगर मैं इन दोनों इक्वेशन को ज्वाइन करूं, अगर मैं इन दोनों इक्वेशन को ऐड करूं तो राइट हैंड साइड हमारा क्या मिलेगा, vx i कैप प्लस vy j कैप मिलेगा ना, और लेफ्ट हैंड साइड हमारा मिलेगा, और राइट हैंड साइड में पहले मिलेगा v नॉट x i कैप प्लस v नॉट y j कैप, ठीक है, फिर प्लस ax इंटू टी आई कैप प्लस ay इंटू टी जे कैप, है ना। अब नोटिस कीजिए कि ये vx i कैप प्लस vy j कैप क्या होता है, vx x एक्सिस के अलोंग वेलोसिटी वेक्टर और ये y एक्सिस के अलोंग वेलोसिटी वेक्टर, दोनों का सम क्या हो जाएगा, ये हमारा v वेक्टर के बराबर होगा, फाइनल वेलोसिटी वेक्टर। वैसे ये इनिशियल वेलोसिटी x एक्सिस और y एक्सिस के अलोंग, तो ये हमारा हो जाएगा इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर प्लस यहां पर हम लोग आई कैप को बाहर निकाल सकते हैं, ठीक है, या अभी सॉरी आई कैप में टी को बाहर निकाल सकते हैं, तो बचेगा क्या हमारा ax आई कैप प्लस ay j कैप, और ax आई कैप प्लस ay j कैप क्या होता है, ये हमारा एक्सेलरेशन वेक्टर है ना टू डायमेंशन में, तो ये हमारा हो जाएगा एक्सेलरेशन वेक्टर मल्टीप्लाइड, यही तो हमारा इक्वेशन आया है। यानी जो ये टू डायमेंशन में इक्वेशन है इसे हमने वन डायमेंशन में दो कोऑर्डिनेट एक्सिस के अलोंग जो इक्वेशन है इन दोनों के वेक्टर सम के फॉर्म में लिखा है। उसी तरीके से सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन हम ऐसा नहीं लिखे क्योंकि थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन एक स्केलर फॉर्म में प्रेजेंट है। सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन हमने लिखा कि फाइनल पोजीशन वेक्टर इज इक्वल्स टू इनिशियल पोजीशन वेक्टर प्लस इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर इनटू टी प्लस हाफ इनटू एक्सेलरेशन वेक्टर इनटू टी स्क्वायर, है ना। तो अब इसे मैं एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के अलोंग लिखना चाहता हूं, तो ये क्या है, फाइनल पोजीशन वेक्टर, एक्स एक्सिस के अलोंग फाइनल पोजीशन हमारा x है और इनिशियल पोजीशन हमारा x नॉट है, प्लस एक्स एक्सिस के अलोंग इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर क्या है, v नॉट x इंटू टी प्लस हाफ एक्सेलरेशन है ax इंटू टी स्क्वायर। क्लियर है बात। अब यहां पर चूंकि x एक्सिस के अलोंग है इसलिए आई कैप मल्टीप्लाई करेंगे दोनों पोजीशन के लिए, यहां पर वेलोसिटी के लिए हम आई कैप मल्टीप्लाई करेंगे और यहां पर एक्सेलरेशन के लिए हम आई कैप मल्टीप्लाई करेंगे। ये हमारा सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन आ रहा है अलोंग एक्स एक्सिस, गलत तो नहीं लिखा। वैसे ही वाई एक्सिस के लिए अगर लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, फाइनल पोजीशन वेक्टर वाई जे कैप इज इक्वल्स टू इनिशियल पोजीशन वेक्टर वाई नॉट जे कैप
प्लस इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर वाई एक्सिस के अलोंग इंटू जे कैप, टी के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, प्लस हाफ एक्सेलरेशन अलोंग वाई एक्सिस इंटू टी स्क्वायर जे कैप। ये क्या हो गया हमारा सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन अलोंग वाई एक्सिस। अब अगर इन दोनों को हम ज्वाइन करते हैं, ऐड करते हैं, तो राइट हैंड साइड क्या हो जाएगा, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप। इन दोनों को ऐड करें तो ये हमारा हो जाएगा राइट हैंड साइड पे, लेफ्ट हैंड साइड था एक्स नॉट आई कैप प्लस वाई नॉट जे कैप, होगा ना, ठीक है। और उसके साथ साथ हम क्या लिखेंगे, देखिए हाफ तो हमारा कॉमन है, हाफ कॉमन ले लेंगे, इन दोनों में टी स्क्वायर भी कॉमन है, अच्छा सॉरी पहले तो ये हमारा आएगा ना, ये गड़बड़ हो गया, यहां पर हमारा टी कॉमन है, तो टी जो है उसे हम कॉमन ले लेंगे, हमारा हो जाएगा वी नॉट एक्स आई कैप प्लस वी नॉट वाई जे कैप, है ना। और यहां पर हाफ हमारा कॉमन है और टी स्क्वायर भी कॉमन है, तो क्या बचता है ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप, ठीक है। अब बताइए एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप क्या है, ये एक्स एक्सिस के लॉन्ग फाइनल पोजीशन वेक्टर और ये वाई एक्सिस के लॉन्ग फाइनल पोजीशन वेक्टर, यानी ये आपका फाइनल पोजीशन वेक्टर आएगा 2 डायमेंशन में। वैसे ये क्या आ जाएगा, ये आपका इनिशियल पोजीशन वेक्टर आएगा 2 डायमेंशन में। वी नॉट एक्स आई कैप प्लस वी नॉट वाई जे कैप, ये आपका प्लेन में क्या आ जाएगा, इनिशियल पोजीशन इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर मल्टीप्लाइड बाय टाइम टी प्लस हाफ, ठीक है, टी स्क्वायर है ही, और ये ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप क्या है, एक्सेलरेशन वेक्टर। देखिए ये आपका सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन के बराबर आया, यानी मैंने यहां पर आपको इसलिए लिखा कि मैं आपको दिखा रहा हूं कि जो हमारा इक्वेशन ऑफ मोशन है, हमने जो लिखा है 2 डायमेंशन में, उसे भी हम लोग सेपरेटली 1 डायमेंशन के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो अब देखिए आज का जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपने पढ़ा वो यही, अगर पूरे चीज को अगर कंक्लूड करें तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आपने आज का पढ़ा है वो ये है कि हम किसी भी 2 डायमेंशनल वेक्टर को 2 सेपरेट 1 डायमेंशनल वेक्टर के फॉर्म में लिख सकते हैं। इसी चीज को अगले लेक्चर में, मतलब अगले लेक्चर में तो हमने जो आज पढ़ा है उसके न्यूमेरिकल्स करेंगे, फिर उसके अगले लेक्चर में जब एप्लीकेशन करेंगे तब इस चीज का आपको ख्याल रखना है। तो इस चीज को आप नोट कर लीजिए, आज का लेक्चर हम यहाँ पर खत्म कर रहे हैं। अगले लेक्चर में ये सारी चीजें आप पढ़ कर आएंगे, क्योंकि अगले लेक्चर में आज जो हमने पढ़ा है उसके न्यूमेरिकल्स करने जा रहे हैं ढेर सारे, ठीक है बच्चों। तो इसको आप नोट कर लें वीडियो पॉज करके। आई होप आपने इसको नोट कर लिया है। तो बच्चों आज हम यहीं पर स्टॉप कर रहे हैं। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया तो प्लीज इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो, और बेल आइकन भी प्रेस कर दें, और साथ ही साथ इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इसे देख सकें और इससे कुछ सीख सकें। इसके अलावा अगर आप और ज्यादा इंटरैक्टिव तरीके से और ज्यादा डिटेल में अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारे इंस्टीट्यूट में, ग्रेविटी इंस्टीट्यूट में क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। इसके लिए आप हमें इन नंबर्स पे कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। तो आप खुद भी ज्वाइन कर सकते हैं, आप दूसरों को भी रेकमेंड कर सकते हैं ज्वाइन करने के लिए। तो आज हम लोग यहाँ पर फुल स्टॉप लगा रहे हैं, ये आप पढ़ लीजिएगा जो हमने पढ़ाया है। इनफैक्ट जो वेक्टर्स पढ़ा था उसको भी एक बार आप रिवाइज कर लीजिएगा, ठीक है बच्चों। तो मिलते हैं फिर अगले लेक्चर में। बाय बाय, टेक केयर, स्टे सेफ एंड स्टडी, बाय।